सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के विषय में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, नेचर यानी प्रकृति कैसी है, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक्स साइंस है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स आर्ट है। इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट है, एंड इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस भी है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस भी है। उसको क्लियरली मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स साइंस है। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक्स आर्ट है। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। समझिए कैसे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच कैन बी प्रूव्ड, जिसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है, इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ सप्लाई पे बेस्ड है। इकोनॉमिक्स में डिफरेंट लॉज दिए गए, वही इसके आधार है। वो सारे डिफरेंट लॉज को हम प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। पहला फीचर हो गया। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स साइंस इसलिए भी है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स में हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं या फिर पूरे इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। सो सिंस वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन अ सिस्टमेटिक वे, दैट्स व्हाई इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हेंस वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तीसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर प्रैक्टिकली प्रूवन। जैसे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ते हैं कि यदि प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो प्राइस के बढ़ने की वजह से उसका डिमांड कम होगा, और यदि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, एंड इट कैन बी प्रैक्टिकली प्रूव्ड। फॉर एग्जांपल, यदि आप मार्केट में जाते हैं तो आपको यदि बर्गर 20 रुपये का एक मिलता है तो आप एक ही बर्गर खा के संतुष्ट हो जाते हैं, कहते रहने तो ज़्यादा पैसा नहीं है, एक ही खा के संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब वो बर्गर 20 के बजाय 2 रुपये का मिलने लगे, तब तो आप बर्गर की क्वान्टिटी बढ़ा देंगे ना। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कम हो गया है और आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आपकी डिमांड करने की जो एबिलिटी थी वो बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक्स साइंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स में जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो सब इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकली प्रूव किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक्स आर्ट है। आर्ट यानी कला है। इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स थियोरिटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स में आप थियरीज पढ़ते हैं, अलग अलग थियरीज, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, अलग अलग डिफिनीशंस के विषय में, अलग अलग चीज़ें जो भी इकोनॉमिक्स के विषय में थियरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से पढ़ते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी इसमें डालते हैं। जैसे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इकोनॉमिक्स को किसी और माध्यम से देखा, और वही रॉबिन्सन ने किसी और माध्यम से देखा, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने किसी और माध्यम से देखा। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो प्रैक्टिस है और क्रिएटिविटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। और तीसरी चीज़, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, बिकॉज हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इकोनॉमिक्स चूंकि समाज के कल्याण का अध्ययन है, दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक तरह का सामाजिक अध्ययन भी है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो चाहे एक प्रोड्यूसर हो, एक कंज्यूमर हो, या फिर कोई इंटरमीडियरीज हो, सबके विषय में अध्ययन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस भी है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इकोनॉमिक्स के नेचर में। द फर्स्ट वन थिंग इज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस विच कैन बी प्रैक्टिकली प्रूव्ड। द सेकंड वन थिंग इज दैट इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. Now the next one is that economics is an art. Economics is an art because economics is based on theoretical body of knowledge. The second one thing is that in economics there is practice and creativity and personalized application of different individuals. अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स एक कला भी है. तीसरी चीज़, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स सोशल साइंस क्यों है? बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन काइंड. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. That means indirectly we are studying about the society. That's why economics is a social science as well. So let's discuss the next one thing, that is scope of economics. Economics का दायरा कितना बड़ा है.
तो यदि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट लेवल पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे तो इकोनॉमिक्स को अलग अलग ब्रांचेज ही हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो इकोनॉमिक्स को वैसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एग्रीगेट लेवल पे देखें तो। एक होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझिएगा, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो में जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स को, एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड देयर बिहेवियर। इंडिविजुअल्स मतलब कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडियरीज, इनके विषय में स्टडी करने वाले हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। द सेकेंड वन थिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ए है इट रिप्रेजेंट एग्रीगेट वर्ड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाले हैं, अपने पूरे इकोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं एग्रीगेट लेवल पे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स and the behavior of individual decision. So microeconomics is that branch of economics that examines the functioning of individual industries and the behavior of individual decision, that is business firms and households. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करने वाले हैं, और इंडिविजुअल्स के एग्जांपल की बात करें तो कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग हो सकता है। The second one thing is macroeconomics. Now what about macroeconomics? Macroeconomics is that branch of science, that branch of economics you can say that examines the economy behavior at an aggregate level. जो इकोनॉमिक्स का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये पूरे इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, यानी होल लेवल पे, एंटायर लेवल पे स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम, national employment, GDP, GNP, and even the world income. We are going to study about the development in macroeconomics. तो macroeconomics में हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टडी करने वाले हैं at an aggregate level. But at the same time in microeconomics we are going to study about each and every constituents of economy. हम एक इंडिविजुअल्स की स्टडी करने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की और उनके डिसीजन मेकिंग की। So diverse fields of economics. The first one microeconomics, the second one macroeconomics. Now what about the subject matter of microeconomics and macroeconomics? Subject matter क्या है microeconomics का? तो subject matter है production, prices, income और employment. और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है इसको हम प्राइस थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस थियरी। Do you know why? Because in microeconomics we are going to डिटरमाइन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस डिटरमाइन करते हैं, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमी एट एन एग्रीगेट लेवल, दैट इज एट एन एंटायर लेवल, एट ए होल लेवल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन की स्टडी करने वाले हैं, प्राइजेस की स्टडी करने वाले हैं, इनकम की स्टडी करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने वाले हैं, लेकिन किस लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे। हम प्रोडक्शन की स्टडी करेंगे तो किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट में लेंगे या फिर किसी एक प्रोड्यूसर को टारगेट में लेंगे, हम उस प्रोड्यूसर का या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ही स्टडी करेंगे प्रोडक्शन के विषय में। यानी यहाँ पे हमारा जो दायरा है वो बड़ा लिमिटेड है। द सेकेंड वन थिंग इज प्राइजेस। तो जब हम प्राइजेस की बात करते हैं तो प्राइजेस हम किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की डिटरमाइन करेंगे, हम पूरे मार्केट की या फिर पूरे इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिटरमाइन नहीं करने वाले हैं। द थर्ड वन थिंग इज इनकम। अब इनकम का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे नेशनल इनकम की स्टडी करने वाले हैं। इनकम का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स की इनकम की स्टडी करने वाले हैं, हम प्रोड्यूसर की इनकम की स्टडी करने वाले हैं, हम कंज्यूमर की इनकम की स्टडी करने वाले हैं, हम सैलरीड एम्प्लॉयज की इनकम की स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करने वाले हैं। थर्ड वन थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी बात करेंगे एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे, एंटायर लेवल पे बात करेंगे, होल लेवल पे बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे और वो भी एग्रीगेट टर्म्स में बात करेंगे। द फर्स्ट वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट नेशनल इनकम। हमारे देश की नेशनल इनकम कैसी है, हमारे देश का नेशनल आउटपुट कितना है, हमारे देश का नेशनल प्रोडक्शन कितना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स।
द सेकेंड वन थिंग इज एग्रीगेट प्राइस लेवल। अब जितने भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनका एग्रीगेट प्राइस कितना है, जिसके लिए हम निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी चीज हम नेशनल इनकम की स्टडी करने वाले हैं, और चौथी चीज हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने वाले हैं। किसमें? पूरे इकोनॉमी में। किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग द होल नेशन। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज कंसर्न विथ स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट एन एग्रीगेट लेवल, at an entire level. But whenever we discuss about microeconomics, we are going to study economics at individual level, at very small level. So methods क्या है economics के? दो methods है. The first one is positive economics, the second one is normative economics. Now what about positive economics? So positive economics studies economic behavior without making judgments. It describes what exists and how it works. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमारे इकोनॉमिक के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन करता है और ये बताता है कि इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है दिस इज प्रैक्टिकल एंड 100% फीजिबल बिकॉज इट ऑलवेज डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स विच आर प्रैक्टिकली इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन आवर इकोनॉमी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज inequality of income distribution in our country. So these are the practical problems that we are going to face in our practical life. So positive economics हमेशा बात करता है practical problems की, real life problems की, और real life economic life नहीं, real economic problems की, and how we can solve these economic problems. Positive economics also provides solutions for them. दूसरा है normative economics. Normative economics हमेशा judgment पास करता है. Normative economics ये कहता है कि आपके पास यदि ये प्रॉब्लम्स है तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फीजिबल नहीं होता है, इट इज नॉट 100% रियल। इसमें हम केवल जजमेंट पास करते हैं। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिसी इकोनॉमिक्स। इट एनालाइजेस आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इवेल्युएट देम एज गुड और बैड एंड मे प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जो भी काम हमारे इकोनॉमी में हो रहा है वो गलत है कि सही है। अब वो यदि गलत है तो उन गलत चीज़ों को कैसे रिमूव किया जा सकता है ये बताता है ये, लेकिन एक्चुअली वैसे सॉल्व करना फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो हमारे देश में हमको सभी को पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इनसफिशेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, और डॉक्टर्स भी हैं तो रिजर्वेशन सिस्टम से आए हुए डॉक्टर्स हैं जो 25 नंबर पा के नौकरी ले लेते हैं, और वो जब जाते हैं तो पेशेंट के पेट में ही वो छुरी और वो जो काटने वाला होता है छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अब हमको पता है कि इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगा कि हमारे देश में हर एक सिटीजन को अप्रोप्रिएट फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि हमारे देश का हर एक सिटीजन अच्छा रहे और उसका BMI लेवल अच्छा रहे, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि वो हर एक सिटीजन के लिए अच्छे से व्यवस्था करें हेल्थ फैसिलिटीज़ का? हमारे इकोनॉमी के पास उतना पैसा है? डेफिनेटली नो, क्योंकि हमारे पास केवल हेल्थ सेक्टर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट वी हैव टू स्पेंड, जिस पे हमको खर्च करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं केवल हेल्थ में ही हम पूरा पैसा लगा दें। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, समझने वाली बात यह है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा जजमेंट पास करता है, ये नहीं देखता है कि ये जजमेंट सही में प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, ये बात फीजिबल है कि नहीं है। So positive economics includes descriptive economics, which involves the compilation of data that describe phenomena and facts. एक और चीज समझिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा डेटा और फिनोमिनन में डील करता है, फैक्ट्स में डील करता है, तथ्यों के आधार पर बात करता है। और जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ये केवल जजमेंट के हिसाब से बात करता है, ये केवल इंटीग्रिटी की बात करता है। इकोनॉमिक थियरी which involves building models of behavior. An economic theory is a general statement of cause and effect, action and reaction. तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये भी बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, मतलब यदि कोई भी प्रॉब्लम हमारे देश में है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो उसके पीछे कॉज क्या है और उस कॉज का इफेक्ट क्या हो सकता है, उस कारण की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक्स दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब इसमें बस एक चीज़ है, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक तंत्र। अलग अलग देश में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। यदि हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क टू अर्न देयर लिविंग। जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो अर्थतंत्र है वो एक ऐसा तंत्र है जो लोगों को रोजगार का माध्यम देता है और वो लोग रोजगार करके वहाँ से अपने जीविका को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी क्या करता है? हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको एक रोजगार का माध्यम देता है। रोजगार का माध्यम का मतलब नौकरी नहीं है, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं देता हमारे देश का सरकार। रोजगार का माध्यम ये है कि आप कहीं से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप खेत में किसान हो, या फिर आप एक टीचर हो, या फिर एक डॉक्टर हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमी क्या करता है? हमको एक ऐसा सिस्टम है जो हमको गुड्स, हमको मीन्स देता है वर्क का, और वहाँ से हम वहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं और अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स के फॉर्म्स कितने होते हैं? तो 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप्स कह सकते हैं आप। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द सेकंड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? लेट्स डिस्कस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होती है जहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है। कौन ऑन करता है? प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी, हमारी और आपकी तरह लोग, जैसे मुकेश अंबानी की तरह, अडानी की तरह और बिल गेट्स की तरह, ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये पूरी इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इट ऑलवेज वर्क्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है, और यदि सोशल वेलफेयर के लिए वो काम भी कर रही है तो उसके पीछे भी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छुपा है। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होती है जहां पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर ऑन करती है, यानी हमारे देश की सरकार ऑन करती है, उस देश की सरकार, हमारे देश की नहीं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सच काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय गवर्नमेंट एंड इट इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी होती है। इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और इस इकोनॉमिक सिस्टम की सबसे खास बात ये होती है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता है। ये इकोनॉमिक सिस्टम केवल सिर्फ प्रॉफिट हमारे समाज को देने के लिए काम करता है, यानी हमारे समाज के सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है। नाउ व्हाट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी? इसके नाम से स्पष्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी ये मिक्सचर है किसका? सोशलिस्ट का और कैपिटलिस्ट का, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट के और कैपिटलिस्ट के दोनों के ही फीचर्स मौजूद होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम करती है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस प्रकार से सपोर्ट दे रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे टारगेट सेमेस्टर की टीम को मोटिवेट करने के लिए। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, तो बस एक लाइक दे देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि हमसे कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं। यदि कोई भी आपका सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप सारथी बैच ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सारथी बैच ज्वाइन कर लीजिए। और सारथी बैच में यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलने वाला है, विच विल बी 100% यूजफुल फॉर योर एग्जाम, और वहीं से आपके पेपर्स बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो सारथी बैच जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक हमारा ग्रुप भी है सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसका भी लिंक दिया है। ग्रुप में ऐड होने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको सारथी परचेज करना है तो 150 रुपीज़ का सारथी है। अब सारथी इतना सस्ता हमने कर दिया है, अगर आप जाएंगे मार्केट में तो 800 रुपये की तो आपको सारी किताबें मिल जाएंगी, जो भी एग्ज़ाम की सीरीज आती है आपके लिए, लेकिन हमने केवल 150 रुपये में आपके सारे एग्ज़ाम, सारे के सारे सब्जेक्ट को कंपाइल करके रखा है। तो आप जल्दी से जल्दी सारथी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।